तो हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड इवेंट नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स एंड इमरजेंस ऑफ गांधी की। इसकी एमसीक्यूज देखेंगे, प्लस हम क्या करेंगे भाई, हम एनसीएम दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में देखेंगे, एंड फेस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सीबीडी दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है विद रेफरेंस टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताओ यार। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट इट्स नागपुर सेशन इन 1920। बिल्कुल सही बात है, 1920 में नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कि हम अब साथ नहीं देंगे उनका, उसको अप्रूव किया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस गोल चेंजेस और द इंडियन नेशनल कांग्रेस गोल चेंज टू अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है ना। पहले इनका गोल क्या था? पहले इनका गोल था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो पहले सेल्फ गवर्नमेंट था, सेल्फ गवर्नमेंट से चेंज हो गया टू एन अटेनमेंट ऑफ स्वराज, ठीक है। द तिलक स्वराज फंड वॉज एस्टेब्लाइज्ड विद द एम ऑफ रेजिंग 10 करोड़ रुपी, है ना। इट इज 1 करोड़ रुपी यार। तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपये रेस करने के लिए हुआ था। तो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें, बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो यहाँ पे सब पता होना चाहिए। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द खिलाफत क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है ना। इनका एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव था, बिकॉज वो दोनों गांधी जी चाहते थे कि खिलाफत वाले मूवमेंट भी यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन के साथ मिल जाए, तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक तरह से अपॉर्चुनिटी रहेगा हमारे पास। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है द इंडियन सोर कमेटी वॉज फॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ। जो इंडियन सोर कमेटी था वो क्यों बनाया गया था भाई? इसका पर्पस क्या था ये हमसे पूछा गया है ना। असिस्टिंग द पैसेंजर ऑफ द जापानीज शिप कोमागाता मारू विथ लीगल चैलेंजेस। बिकॉज जो कोमागाता मारू इंसिडेंट हुआ था ना, है ना, उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर्स जो थे जापानीज शिप के अंदर, है ना, जिसका नाम कोमागाता मारू था, जिसमें लीगल चैलेंजेस बहुत सारा फेस करने को मिला इनको, है ना। क्योंकि जो कोमागाता मारू शिप था वो कनाडा के तरफ ज़्यादा था, बट कनाडा ने, जो कनाडा था, है ना, सिंगापुर से कहाँ गया था? कनाडा गया था, बट कनाडा ने इस शिप को वहाँ पर उतरने से रोक दिया, तो वापस इनको भेज दिया गया। तो पैसेंजर के राइट्स, है ना, पैसेंजर के राइट्स के लिए लड़ने के लिए इंडियन सोर कमेटी बनाया गया था। सी अटेंड दी सेकेंड सोशलिस्ट कांग्रेस एट स्टुगार्ट वेयर ही अनफर्ल्ड द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सी वॉज, तो मैंने एक क्वेश्चन कहाँ पे कवर किया था, जहाँ पे पिछले वाला वीडियो में है शायद। स्टुगार्ट में फ्लैग होस्ट किसने किया था भाई? स्टुगार्ट में फ्लैग होस्ट किसने किया था? बीकाजी कामा ने, है ना। फिर मैडम बीकाजी कामा, जिनको हम बोलते हैं मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। स्टुगार्ट कहाँ पे है? जर्मनी के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवॉल्यूशनरी मिलिटेंट एक्टिविटीज कैरिड आउट इन 1920 बाय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। विच ऑफ द इवेंट वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, हमसे पूछा गया कि रशियन रिवॉल्यूशन से कौन कौन से मूवमेंट्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई ये तीनों के तीनों जो इंसिडेंट थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या थे? एसोसिएटेड थे। बिकॉज जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन था ना, वो भी रशियन रिवॉल्यूशन 1917 जो हुआ था उससे देखते हुए बना था, है ना। कब बना था भाई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन? ये भी इंपॉर्टेंट है यार। तो 1920 के अंदर बना था। किसने बनाया था भाई? लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ओके, होम रूल लीग तो सबको पता है भाई, है ना, 1916 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये भी इन्फ्लुएंस था उससे, बिकॉज सेल्फ रूल एंड फ्रीडम का उन्होंने मतलब समझा भाई रशियन रिवॉल्यूशन से, है ना, 1916 या फिर 17 ऐसे बोले, है ना, उसी समय हुआ था। उसके बाद HSRA में भगत सिंह जो थे, चंद्रशेखर आजाद जो थे, है ना, यहाँ पे HSRA में एस क्या है? सोशलिस्ट, है ना। सोशलिस्ट जो चीज़ें थी वो कहाँ से आई थी? रशियन रिवॉल्यूशन से तो आई थी। वर्ल्ड में, है
है ना, व्लादिमीर लेनिन का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, ये रशियन रिवॉल्यूशन से ही तो लिया गया था, है ना, ठीक है। सो ये तीनों जो थे वो इन्फ्लुएंस थे भाई रशियन रिवॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग वेर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमको बात करनी है किसकी, आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कोई डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है ना। फिनोमेनल इंक्रीज और फिनोमेनल नहीं है भाई, फिनोमिनल इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट और डिक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, हाई फ्लोड इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री। आंसर हमसे करेक्ट पूछा गया है। हाई प्रॉफिट इन द इंडियन बिजनेस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिनोमिनल इंक्रीज इन द वेज ऑफ वर्किंग क्लास। याद रखना भाई, फूड इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। क्या होगा, फूड इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री बढ़े क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री बढ़े क्या, बिल्कुल बढ़े यार, क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हाई प्रॉफिट फॉर इंडियन बिजनेसेस इन टेक्सटाइल सेक्टर, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर के समय लेबर की कमी हो गई थी। फिनोमिनल इंक्रीज इन द वेजेस, अरे भाई इतना फिनोमिनल इंक्रीज नहीं होगा। डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत तेजी से बढ़ा क्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लड़ाई में अब लड़ना पड़ेगा तो पैसा तो लगाना पड़ेगा यार। क्या डिक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो ट्रेड है इंडस्ट्री में उसमें टैक्सेस कम हुए कि बढ़े भाई, बढ़े, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए उनको, ठीक है। सो हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमसे पूछा गया है तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 3 4 5 बस। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। हमको बात किसी करनी है, महात्मा गांधी के लाइफ की बात करनी है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको बताना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द नटाल इंडियन कांग्रेस, महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस कब बनाया था भाई, 1894 में बनाया था। सेटिंग ऑफ द फिनिक्स फार्म का सेटअप कब किया था इन्होंने, 1904 में किया था। फाउंडिंग द इंडियन एम्बुलेंस क्रॉप एंड इंडियंस, है ना, कूप जो था, इंडियन एम्बुलेंस कूप या फिनिक्स फार्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इंडियन एम्बुलेंस कूप को कब बनाया था भाई, 1899 में बनाया था। पब्लिशिंग द हिंद स्वराज तो 1909 में यहाँ पे पब्लिश किया था, है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर बैन, जो बुक बैन कर दिया इंडिया में अंग्रेजों ने। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 1 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 4, 1 3 2 4, आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ कांग्रेस सेशन दिए हैं और इसके अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ था ये हमसे पूछा गया है। कलकत्ता सेशन की बात करनी है भाई, जो कलकत्ता सेशन है 1909 के अंदर हुआ था, ठीक है। फर्स्ट कांग्रेस सेशन अटेंडेड बाय महात्मा गांधी, गलत बात है, बिकॉज गलत नहीं है यार, बिल्कुल सही बात है। पहला कांग्रेस सेशन यहाँ पे 1909 का जो कलकत्ता सेशन था वहाँ पे महात्मा गांधी ने पहली बार अटेंड किया, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने किससे मिला, गोखले से मिला, जिससे वहाँ पे इन्होंने साउथ अफ्रीका में इन चीज़ों को डिस्कस किए, इन चीज़ों को डिस्कस किया। बेलगांव सेशन 1924, ओनली कांग्रेस सेशन प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, बिल्कुल सही बात है ना। बेलगांव सेशन इज दी ओनली सेशन जहाँ पे महात्मा गांधी जो थे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। बॉम्बे 1934, गांधी रेजिग्नेशन फ्रॉम कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है, 1934 में, है ना, गांधी जी ने कांग्रेस से क्या कर लिया था, पॉलिटिक्स से एक तरह से रिजाइन कर दिया था। एंड इन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया था, विलेज इंडस्ट्रीज पे, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस पे, है ना, हरिजन सर्विस पे। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू महात्मा गांधी रावलेट सत्याग्रह। हमको बात किसकी करनी है, महात्मा गांधी के रावलेट सत्याग्रह की बात करनी है। इट वॉज अपोज्ड बाई द लाइक्स ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड तेज बहादुर सप्रू ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैम्पर द इमिनेंट मॉले मिंटू रिफॉर्म्स। क्या स्टेटमेंट सही है भाई ना? इन्होंने बोला कि नहीं, ये सत्याग्रह नहीं करना चाहिए अभी,
क्योंकि हमारे पास अभी जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आने वाले हैं 19 और 19 में, वो उसको हैम्पर कर सकते हैं। सो ये गलत है भाई, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को देखते हुए इसको रोकने की बात नहीं की थी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के देखते हुए इसको रोकने की बात की थी। इट फाउंडेड सपोर्ट अमॉन्ग द यंगर मेंबर्स ऑफ वेरियस होम रूल लीग, बिल्कुल सही बात है ना, इसको सपोर्ट मिला था भाई यंगर मेंबर्स से, है ना। होम रूल लीग जिसको चालू किसने किया था, एनी बेसेंट ने चालू किया था। बट एक लार्ज बात करें तो जो एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग वाले जो मेंबर थे तो मैक्सिमम लोग इसके खिलाफ थे, है ना, बट यंगर मेंबर्स सपोर्ट किए इसको। इट वॉज सस्पेंडेड आफ्टर वायलेंस इरप्टेड एट दी चौरी चौरा पुलिस स्टेशन। रावलट सत्याग्रह को चौरी चौरा के बाद नहीं रोका गया बे, और जो हमारे पास नो कोऑपरेशन मूवमेंट था ना उसको चौरी चौरा के बाद रोका गया। हमने रावलट एक्ट को तब रोका जब वाइड स्प्रेड वायलेंस देखने को मिला, है ना, बिकॉज लोगों ने अभी तक सत्याग्रह का मतलब समझा नहीं है, ऐसा सोच के ना, वायलेंस की वजह से हमारे पास इसको रोका गया। और इसको वायलेंस क्या बोला, हिमालयन ब्लंडर नाम दिए इन्होंने। वायलेंस तो सत्याग्रह का एम नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जगह B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, जलियांवाला बाग मैसेकर, फॉर्मेशन ऑफ द सीडेशन कमिटी विद सिडनी राउलेट एज इट्स चेयरमैन, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन लिबरल फेडरेशन बाय द सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के क्वेश्चन, इसलिए आपको डेट थोड़ा बड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन देखो तो इसीलिए इन चीज़ों के लिए डेट याद रख लो यार, हर चीज़ के तो याद नहीं कर सकते, हाँ जो इन चीज़ों के लिए डेट याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बात करें फॉर्मेशन ऑफ दी कमिटी जो थी, है ना, राउलेट कमिटी कब बना था भाई, जहाँ पे राउलेट कमिटी जो था ये 1917 में बना था, सिडनी राउलेट इसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद हमारे पास की बात करें तो इंडियन लिबरल फेडरेशन ये कब बना था भाई, 1918 में बना था, जहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके हेड थे। उसके बाद बात करें तो जलियांवाला बाग बच्चे को पता है 1919 के अप्रैल में हुआ था। उसके बाद प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी लिंग्विस्टिक बेसिस पे कब बना था भाई, 1920 के अंदर बना था, ओके, नागपुर सेशन के बाद। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 फिर 4 फिर 2 फिर 1, 3 4 2 1, आंसर हो जाएगा बी, ओके। कांग्रेस कमेटी बना था कब, उसको याद रख लेना, 1920 में बना था, है ना। राउलेट कमेटी जो था सिडनी राउलेट के अंदर सीडेशन कमेटी जो था वो 1917 में, उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हेड करते हुए इंडियन लिबरेशन फेडरेशन बना था। तो ये सब चीज़ों को याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है। और इन चीज़ों को मैं ये बोल सकता हूँ कि यार इस वीडियो को ना मॉडर्न हिस्ट्री खास करो, मैं नहीं बोलूँगा कि इकोनॉमी के बार बार देखो, बट इकोनॉमी जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाता है तो फिर नहीं दिक्कत होता, बट मॉडर्न हिस्ट्री को बार बार देखना पड़ेगा यार, मॉडर्न हिस्ट्री को बार बार करना पड़ेगा यार, बिकॉज इट इज़ वेरी वेलेटाइल, चीज़ें बहुत सारी होती हैं इसमें, वो भी थोड़ी मोटी टेक्निकल होती है, याद करने वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर डिड महात्मा गांधी एस्टेब्लाइज द सत्याग्रह सभा टू कैरी आउट एंटी राउलेट एक्ट एजिटेशन, ठीक है ना। सत्याग्रह सभा कहाँ पे बनाया था, एंटी राउलेट एक्ट एजिटेशन करने के लिए, हाँ भाई, तो इन्होंने बॉम्बे के अंदर बनाया था, बॉम्बे के अंदर, ठीक है, सत्याग्रह सभा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉज ऑफ नेशनलिस्ट रिसर्जेंस इन इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने से नेशनलिस्ट रिसर्जेंस क्यों हुआ, उसके कॉज की बात करनी है अपने को। इम्पैक्ट ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन को एक और नाम से जानते हैं भाई, किस नाम से जानते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन को, है ना। अक्टूबर रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इसको रशियन रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ओके। तो इसका भी एक इम्पैक्ट रहा है भाई, है ना, इसका एक इम्पैक्ट रहा है। हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉलिटिकल गेन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब वो हार चुके थे एक प्रकार से, तो कुछ तो देंगे। रेसिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड द एजुकेटेड इंडियन, यस, इसके वजह से भी तो नेशनलिस्ट रीजन्स, है ना, रिइंसर्जेंस हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी के साथ जो हुआ। अनएम्प्लॉयड आर्टिशंस, बिल्कुल सही बात है। डिसइल्यूजनिस्ट विथ इम्पीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड, तो ये सारे के सारे कारण थे भाई नेशनलिस्ट रिइंसर्जेंस का। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द होम रूल लीग
एस्टेब्लाइज बाय तिलक इन 1916, ठीक है। तो हम होम रूल की बात करनी है, तिलक और एनी बेसेंट ने स्टैब्लिश किया था, बट यहाँ पे तिलक की बात करनी है, तिलक जी की। इट वॉज सेटअप बाय तिलक एंड वर्कड इन रीजन्स ऑफ बॉम्बे एंड सेंट्रल प्रोविंस। देखो भाई तिलक बॉम्बे के थे, लेकिन ये बॉम्बे के अंदर नहीं काम करेगा, महाराष्ट्र के अंदर तो काम करता बट नॉट बॉम्बे, है ना, महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, बॉम्बे के अंदर एनी बेसेंट, ठीक है। इट वॉज लूजली ऑर्गेनाइज एंड हैड मोर देन 100 ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री। भाई ये 6 ब्रांचेस थे, ठीक है ना, नॉट मोर देन 100 ब्रांचेस, 6 ब्रांचेस थे। होम रूल लीग वॉज हेडक्वार्टर इन पूना, बिल्कुल सही बात है, पूना में हेडक्वार्टर था इसका। जो बेसेंट लीग था ना, वो जो रेनी बेसेंट का जो लीग था वो लूजली ऑर्गेनाइज था एंड उसके 200 से ज़्यादा ब्रांचेस थे। बट जो हमारे पास तिलक जी के जो होम रूल लीग था, इसमें हमारे पास 6 ब्रांचेस थे। इनका पूछा गया है, इनका हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर सजेस्टेड इन लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। जो लखनऊ पैक्ट था 1916 में, उसमें कौन कौन से रिफॉर्म सजेस्ट किए गए? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, 1/3 मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बी इंडियंस, सेल्फ गवर्नमेंट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड सीट्स इन द काउंसिल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी की बात की गई, बिल्कुल सही बात है। ऑटोनॉमी दो भाई प्रोविंस की, इसकी भी बात की गई, ठीक है। और सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई। जो 1/3 मेंबर इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो बात थी ना, 1/3 मेंबर, इसकी यहाँ पे बात नहीं की गई थी। ओके, यहाँ पे ये नहीं बोला था कि इंक्रीज करो द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड सीट, बट इन्होंने बोला कि हाफ ऑफ दी, है ना, हाफ ऑफ द मेंबर्स जो होना चाहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, दे मस्ट बी इलेक्टेड। तो करेक्ट पूछा गया है 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, है ना। अब इसमें एक चीज समझ चल लेना, याद कर लेना, खोज लेना, है ना। 1/3 मेंबर ऑफ द वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियंस, ये जो बात थी ना, ये कहाँ पे की गई थी, इसकी भी याद रख लेना। क्वेश्चन 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1916। तो बार बार पूछा जा रहा है भाई लखनऊ सेशन के बारे में। देखो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट की बात की जा रही है ना। यहाँ पे नॉमिनेटेड सीट को इंक्रीज करने की बात नहीं की जा रही थी, यहाँ पे इलेक्टेड सीट को इंक्रीज करने की बात की जा रही थी। क्वेश्चन 14 है, लखनऊ सेशन के बारे में बात करना है, करेक्ट हमको बताना है। द सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाई मराठा लीडर बाल गंगाधर तिलक। ना भाई, इस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं थे, मॉडरेट लीडर थी। इट शोड द सीड ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। के स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल था, एक ब्लंडर हो गया था भाई कमिटी के द्वारा, बिकॉज ये अप्रूव किया 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइनॉरिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बीइंग अ माइनॉरिटी एंड इट शोड अ सीड ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। इस सेशन में क्या हो गया था, लखनऊ सेशन में इन्होंने 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया मुस्लिम को, कैसे? एज अ माइनॉरिटी, है ना, जिससे एक प्रकार से क्या हो गया, कम्युनल पॉलिटिक्स जनरेट हो गया। ओके, द मॉडरेट एंड द रेडिकल रीयूनाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ रूल, है ना। जो मॉडरेट्स थे और जो रेडिकल्स थे, दोनों रीयूनाइट कर गए क्या? बिल्कुल सही बात है, सूरत में स्प्लिट हुए थे, यहाँ पे रीयूनाइट किए मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स, बट हाँ कम्युनल पॉलिटिक्स इस प्रकार से जनरेट हो गया भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा C2 and 3 ओनली। ओके, क्वेश्चन 15 क्या है भाई? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनलिस्ट रिस्पांस टू द ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो ब्रिटिश का पार्टिसिपेशन था किसके अंदर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो उसका नेशनलिस्ट रिस्पांस की बात करनी है भाई। किसकी बात करनी है? नेशनलिस्ट रिस्पांस की बात करनी है। किसके नेशनलिस्ट रिस्पांस की बात करनी है? जब ब्रिटिश ने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वॉर 1 को, उसकी। द मॉडरेट सपोर्टेड द एलीट पावर। एलीट मतलब समझना, अभी एक्सिस होता है, एक एलीट होता है। एक्सिस में सेंटर वाले लोग हैं, मतलब जर्मनी है। एलीट मतलब याद रखना भाई, एलीट मतलब समझ लेना ब्रिटिश,
यहाँ पे हमसे उन्हीं का लेना देना है, बाकी कोई याद है कि नहीं है पता नहीं। बट एलीट पावर में हमारे पास ब्रिटिश है, ये पता होना चाहिए। दी मॉडरेट सपोर्टेड द एलीट पावर, मतलब मॉडरेट जो थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे विद अ बिलीव दैट द डिमांड है ना, दैट देयर डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट विल बी फुलफिल्ड। बिल्कुल सही बात है यार। ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो मॉडरेट्स थे ना वो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी इसको सपोर्ट करते थे, मैटर ऑफ ड्यूटी। और इस समय भी जो हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ना जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, एक्सट्रीमिस्ट भी सपोर्ट किए भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। कैसे, है ना, एज अ गलत सोच है ना, मिस्टेकन बिलीव दैट ब्रिटेन वुड रीपे द लॉयल्टी विद ग्रेटिट्यूड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट मानते थे। mistaken belief that Britain would repay India's loyalty with gratitude in the form of self-government. ओके, इंक्लूडिंग तिलक सपोर्ट करते थे ये भी वर्ल्ड वॉर 1 को, इंक्लूडिंग तिलक। ओके, सो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। द एक्सट्रीमिस्ट डिसाइडेड टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम कॉलोनियल रूल बाय वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। ना भाई ना, ये भी तो मैंने बोला ना भाई, मिस्टेकन बिलीव था कि हाँ उनको, है ना, वो हमको आज़ादी दे देंगे, वो हमको आज़ादी दे देंगे, है ना, कि हम उनके साथ रॉयल रहे तो सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे ऐसा। तो पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो यहाँ पे ये सोचा था इन्होंने, दोनों साथ सपोर्ट किए। ठीक है, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है तो करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है भाई, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल मूवमेंट। जो होम रूल मूवमेंट था उसके फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे। डिससेटिस्फिकेशन और डिससेटिस्फेक्शन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था उसके साथ वो डिससेटिस्फाइड थे, इसीलिए यहाँ पे होम रूल लीग लॉन्च किया। क्या भाई, होम रूल लीग तो 1916 में ही आ गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने से पहले, है ना। तो जो इंडिया का रेस्पॉन्स था, है ना, होम रूल लीग जो था ना, दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ रूल था, सेल्फ गवर्नमेंट। हाई इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन, बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज अब वर्ल्ड वॉर हुआ यार, बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई थी, उसकी वजह से भी एक तरह से, है ना, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा था, गरीब आदमी कुछ नहीं खरीद पा रहा था। तो इसके लिए भी हमारे पास होम रूल लीग, हम खुद राज करेंगे अपने देश में, इसके लिए यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था होम रूल लीग मूवमेंट। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वेयर पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट एज अ पार्ट ऑफ हर कैंपेन टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट। जो एनी बेसेंट का जो डिमांड था सेल्फ गवर्नमेंट का, किसके अंदर, होम रूल लीग कैंपेन के अंदर। तो क्या क्या यहाँ पे हमसे पूछा गया है, न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, सो हमारे पास जो न्यू इंडिया है ये पब्लिश किया जाता था एनी बेसेंट के द्वारा, है ना, जो कि प्रेसिडेंट थी भाई, सेकंड प्रेसिडेंट थी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ, है ना, उसकी। तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये जो न्यूज़पेपर जो था वो एनी बेसेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता था अंडर दी होम रूल लीग। यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन मैंने कवर किया पिछले वीडियो में कि हाँ यंग इंडिया किसने पब्लिश किया और न्यू ओपिनियन किसने पब्लिश किया। यंग इंडिया को पब्लिश किया था लाला लाजपत राय ने, ये तो होम रूल लीग से इन्वॉल्व ही नहीं थे, है ना। इंडियन ओपिनियन को रिलीज करने वाले कौन थे, एम.एच. गांधी, महात्मा गांधी। ओके, तो ये हो गया भाई करेक्ट। हमसे पूछा गया है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये जो न्यूज़पेपर थे एनी बेसेंट पब्लिश करते थे ड्यूरिंग द होम रूल लीग कैंपेन। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। हमको बात किसकी करनी है, अगस्त डिक्लेरेशन की बात करनी है भाई, 1917 में जो अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था उसके बारे में। इट प्रॉमिस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या इसने प्रॉमिस किया कि वो एस्टैब्लिश करेंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। अगस्त डिक्लेरेशन था, इट इज द बेसिस फॉर व्हाट, इट इज द बेसिस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, जिसको हम प्यार से मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। इट इंटेंडेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन दी लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है ना, इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाने की बात की जा रही थी यहाँ पे, है ना।
इट व्यूड इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, बिल्कुल सही बात है। जो अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1919 दैट इज द बेसिस फॉर व्हाट, इट इज द बेसिस फॉर द जीओआई एक्ट ऑफ 1919। हाँ, यहाँ पे बात की जा रही थी कि हाँ इंडिया को एक इंटीग्रल पार्ट मानेंगे ब्रिटिश एम्पायर का, बिकॉज आप राज कर रहे हो, आपका पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है, आप उसको मान ही नहीं रहे हो पार्ट, तो इसलिए यहाँ पे इसको लाया गया। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल स्टेटमेंट एज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया अल हिलाल एंड कॉमरेड रिफर्स टू, ठीक है ना, हमको बात करनी है अल हिलाल एंड कॉमरेड, ये सब क्या है? हाँ, अल हिलाल एंड कॉमरेड्स आर व्हाट, दिस आर है ना इंग्लिश न्यूज़पेपर दैट इज पब्लिश्ड बाय हुम, दैट इज पब्लिश्ड बाय मोहम्मद अली जुहार, ठीक है। यहाँ पे वीकली न्यूज़पेपर है जो कि मुस्लिम एक्टिविस्ट पब्लिश करते थे। इसको पब्लिश किसने करे थे? अल हिलाल और कॉमरेड, है ना, इसको मोहम्मद अली जुहार पब्लिश करते थे। एंड ही वॉज अमॉन्ग द लीडिंग फिगर जो कि खिलाफत मूवमेंट में लड़े थे, है ना, और ये प्रेसिडेंट बने थे भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ठीक है। देखो ये अल हिलाल जो है वो उर्दू में है और कॉमरेड जो है वो इंग्लिश के अंदर, मतलब देखो ये जो कॉमरेड है ना उसको कौन पब्लिश कर रहा था? मोहम्मद अली जोहार, और जो अल हिलाल था इसको पब्लिश करने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अल हिलाल जो न्यूज़पेपर था वो उर्दू में था एंड इसको पब्लिश कौन करते थे? अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दिस आर वीकली न्यूज़पेपर्स दैट इज पब्लिश बाय मुस्लिम एक्टिविस्ट, है ना। कॉमरेड को मोहम्मद अली जोहार एंड अल हिलाल को अबुल कलाम आज़ाद, जो कि उर्दू में था। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द होम रूल लीग मूवमेंट। हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट पूछा गया भाई, किसके लिए? होम रूल लीग मूवमेंट के लिए इनकरेक्ट पूछा गया। तो इनकरेक्ट बताना है भाई किसके बारे में? होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में इनकरेक्ट बताना है। द होम रूल लीग फंक्शन थ्रू आउट द ईयर एज अपोज टू द कांग्रेस पार्टी हुज एक्टिविटीज वेर कन्फाइंड एट वंस अ ईयर। बिल्कुल सही बात है। जो कांग्रेस पार्टी थी ना वो एक साल में एक बार काम करती थी, बट जो होम रूल लीग पार्टी है ना वो साल भर काम करती थी। बिल्कुल सही बात है यार। द मूवमेंट वॉज एबल टू स्प्रेड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस टू मोर रीजन इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तक लेके गए जैसे कंपेयर टू हुम एट कंपेयर टू दी कांग्रेस पार्टी। प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना वेर एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, प्रोमिनेंट लीडर्स इसके साथ एसोसिएटेड थे होम रूल लीग मूवमेंट के साथ। लेटर मोतीलाल नेहरू ने भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, है ना। सी आर दास इसके साथ जुड़े हुए थे, लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे, ठीक है ना। The league found support among Muslim, Anglo-Indians and non-Brahmins from South India. देखो भाई Anglo-Indians है ना, most of the Muslims and non-Brahmins from the South India do not join this movement because ये मानते थे कि होम रूल लीग जब आएगा तो मेजोरिटी ऑफ द हिंदू राज करेंगे या फिर हायर कास्ट लोग राज करेंगे, हमारा क्या। सो इसीलिए इन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया भाई। तो ये इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया होम रूल लीग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। भाई हमको बात करनी है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स है हमको दिमाग में रखनी है वो है कम्युनल अवार्ड्स। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज। क्या स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया भाई मॉडल मिंटो रिफॉर्म से? बिल्कुल सही बात है यार। ओके। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बिल्कुल सही बात है, पहले मेंबर थे जिन्होंने एज अ लॉ मेंबर यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया था। इट प्रोवाइडेड लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडियन। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा थोड़ा लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट थोड़ा मोड़ा दिया गया इनको, ठीक है। सो ये तीनों सही है भाई। एंड मेन इनको जाना जाता बिकॉज ऑफ दी ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म से कम्युनल अवार्ड्स आए थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, तीनों सही है भाई, आंसर हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 22 है, तीन खटिया सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। तीन खटिया सिस्टम जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, किस पीजेंट मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ये हमसे पूछा गया। तीन मीन्स 3 खटिया, तीन खटिया सिस्टम की बात करनी है। मतलब एक लैंड है उसका 3/4 पार्ट में आप जो उगाओगे, सपोज करो मैं 3 पार्ट में लैंड को बांट दिया, उसमें 3 खटिया का मतलब क्या है? 1 पार्ट ऑफ द 3,
है ना। इसको आपको किसको देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा। ये है 3 खटिया सिस्टम, और ये हमारे पास देखने को मिलता था विद रेफरेंस टू इंडिगो प्लांटेशन। एंड इंडिगो प्लांटेशन के साथ कौन सा चीज एसोसिएटेड है, चंपारण सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह है ना। ओके, क्योंकि वो लोग देखते थे यार, लोग 1/3 में इंडिगो आ रहे हैं तो उसकी ज़मीन की जो उपज है, फर्टिलिटी है, वो कम हो जा रही है ना, तो खाने की चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए लड़ाई हुआ यहाँ पे, सत्याग्रह हुआ, मतलब चंपारण सत्याग्रह हुआ यहाँ 3 खटिया सिस्टम के खिलाफ। बिकॉज 3 खटिया सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विथ इंडिगो प्लांटेशन, और इसको हटा दिया गया अबाउट आफ्टर सत्याग्रह सक्सेसफुल जब हुआ चंपारण सत्याग्रह, तो इसको हटा दिया गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू खेड़ा सत्याग्रह। अब बात करनी है चंपारण खत्म, नाउ खेड़ा सत्याग्रह। सही, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये बताओ अभी पहले, 1917 में, कभी मत भूलना, डेट भी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ज़्यादा दिमाग में चीज़ें रहती है तो फिर छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं आदमी लोग। सो क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण हुआ, उसके बाद खेड़ा हुआ, कब हुआ भाई, 1918 में हुआ, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज चीफली द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द स्ट्रगल। ना 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 ना, ये सही नहीं है भाई। क्यों सही नहीं है, बिकॉज स्पिरिचुअल जो हेड थे ना, सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट आया था, स्पिरिचुअल हेड जो थे वो महात्मा गांधी थे भाई, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल कौन थे, वल्लभ भाई असिस्टेड, है ना, इसको एक असिस्ट किया, एंड इसके पॉलिटिकल हेड के फॉर्म में वल्लभ भाई पटेल थे, नॉट स्पिरिचुअल हेड। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। द पीजेंट retaliated with violence when the government seized their property and arrested them। नो, यहाँ पे कोई भी वायलेंस देखने को नहीं मिला, एक डिसिप्लिन और एक यूनिटी मैनर में, है ना, यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह कहा था, और जिससे इन्होंने सत्याग्रह का जीता, तो इसीलिए लोगों के बीच में विश्वास जागा कि हाँ भाई शांति से भी चीज़ों को किया जा सकता है, ठीक है। तो ये गलत है, वायलेंस का कोई यहाँ पे नहीं था भाई, पीसफुल रेजिस्टेंस देखने को मिला। दे पीसफुली रेजिस्ट अरेस्ट, है ना, मतलब रेजिस्ट नहीं किए, नाइदर दे अरेस्ट रेजिस्ट, आ जाओ हमको जेल में भर दो, हम जेल में जाने के लिए भी रेडी हैं। अच्छा, तो एक तरह से इन्होंने डिसिप्लिन एंड यूनिटी का एक प्रमाण दिया भाई, वायलेंस देखने को नहीं मिला। द टैक्स फॉर द ईयर 1919 वाज सस्पेंडेड बट द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी वाज विथहेल्ड। गलत बात है, बिकॉज, है ना, यहाँ पे जो टैक्स था उसको सस्पेंड तो किया गया, एंड जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी था, मतलब जिसको कब्जा कर लिया था, उस प्रॉपर्टी को वापस कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। तो ये गलत है भाई। इनकट हमसे पूछा गया, इनकट तीनों है, आंसर हो जाएगा 23 का डी। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट महात्मा गांधी। हमसे पूछा गया है, इनकट के बारे में बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट महात्मा गांधी एक्टिविज्म इन साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी का जो खेल था कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके बारे में हमसे गलत पूछा गया। क्या पूछा गया भाई, गलत पूछा गया, ठीक है। ही सेट अप दी नटाल इंडियन कांग्रेस। अभी देखा भाई एक तो क्वेश्चन में, नटाल इंडियन कांग्रेस कब बना था बे, हमने देखा था नटाल इंडियन कांग्रेस, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। देखो भाई ये रहा, नहीं ये रही, नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस, ये रहा। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बनाया गया था, फिर 1904 में फिनिक्स फार्म बनाया था, ठीक है। एम्बुलेंस सर्विस भी बनाया था नेशनल एम्बुलेंस ग्रुप के नाम से, ठीक है। तो नटाल इंडियन कांग्रेस कब बनाया था, 1980, कब अभी 1980 में जितना भी नहीं थे, 1894 में, ओके। सेलेक्ट दी न्यूज़पेपर यंग इंडिया, बिल्कुल सही बात है भाई, यंग इंडिया न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था, ओके। ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, है ना। नटाल इंडियन कांग्रेस तो इन्होंने स्टैब्लिश किया, बट यंग इंडिया इन्होंने नहीं किया था भाई, मैंने देखा था, बताया था ना, यंग इंडिया लाजपत राय ने किया था, अभी बताया था तो क्वेश्चन में, है ना। यंग इंडिया कहाँ गया भाई, क्वेश्चन में मैंने बताया था, यंग इंडिया जो था न्यूज़पेपर ये रहा, मैंने बताया था यहाँ पे यंग इंडिया किसने पब्लिश किया था, लाला लाजपत राय। इन्होंने जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया था वो इंडियन ओपिनियन के नाम से था, नॉट यंग इंडिया। ही स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही बात है। ही कैंपेन अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, बिल्कुल सही बात है। ही कैंपेन अगेंस्ट द पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, बिल्कुल सही बात है यार। तीनों सही है, जो गलत है वो हमसे पूछा गया तो गलत यहाँ पे ए है भाई, ये इनकरेक्ट है यार।
क्वेश्चन 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल 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 सही बात है ना, 3 खट्टे सिस्टम के खिलाफ था ये। गांधी इंटरवीन्ड इनटू द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन बिहार एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद एंड जयप्रकाश नारायण। गलत बात है, बिकॉज यहाँ पे एक ही आदमी थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद लेटर ज्वाइन हुए थे एंड जयप्रकाश नारायण तो यहाँ पे थे ही नहीं, ठीक है। सो ये दोनों इनकरेक्ट हैं। राजकुमार शुक्ला ने बोला, जो एक लोकल मैन थे वहाँ पे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया एक आदमी ने, है ना, बाद में राजेंद्र प्रसाद ज्वाइन किए थे, और जयप्रकाश नारायण का यहाँ पे कोई बात की जाती नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 ओनली। क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड आफ्टर जलियांवाला बाग मसकर इन 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ, ये हमसे पूछा गया है। तो जलियांवाला बाग मसकर 1919 अप्रैल में हुआ था, बैसाखी के दिन। तो ये हमारे पास इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये हमसे पूछा रहा है। आफ्टर की बात की जा रही है, याद रखना, पूछा के जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। क्वेश्चन का जवाब तभी सही होगा जब पूछा के जा रहा है, ये समझना है। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस दी टाइटल ऑफ केसरी हिंद। बिल्कुल सही बात है ना, उन्होंने केसरी हिंद का टाइटल एक तरह से, है ना, रिनाउंस कर दिया, भाई तुम लायक नहीं हो इस चीज़ों के कारण, तुम अगर मेरे केसरी हिंद दे रहे हो और लोगों को ऐसे गोली चला रहे हो तो बेकार है ये टाइटल, है ना। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमिटी वॉज एस्टेब्लाइज्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? लेकिन सुनो, एक चीज़ को समझना, केसरी हिंद जो टाइटल है ना भाई, ये महात्मा गांधी को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड मिला था ना, नाइटहुड, वो इन्होंने रिनाउंस कर दिया। देखो सुनने में एकदम सही नहीं लग रहा है, बट ये ऐसा नहीं है। गांधी जी जो थे ना, उन्होंने अपना टाइटल जो केसरी हिंद का था वो रिनाउंस कर दिया था। कब? ड्यूरिंग द बोर वॉर, ठीक है। जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ ना, तो गांधी, बोर वॉर में तो गांधी जी इन्वॉल्व थे, ठीक है। यहाँ पे अपना टाइटल केसरी हिंद दे दिया, बट रविंद्रनाथ टैगोर ने रिनाउंस कर दिया नाइटहुड को जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। तो पहला गलत है। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमिटी वॉज एस्टेब्लाइज्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमिटी बनाई गई थी, है ना, जिसको हम हंटर कमीशन भी बोलते हैं। व्हाइट वॉशिंग बिल वॉज पास्ड। बिल्कुल सही बात है। असैसिनेशन ऑफ माइकल ओडायर। बिल्कुल सही बात है। किसने असैसिनेट कर दिया भाई माइकल ओडायर को? सब बच्चे को बताया माइकल ओडायर किसने खत्म कर दिया? उधम सिंह ने, है ना। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है, गुरुद्वारा मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट इसके बाद ही आया था, है ना, बिकॉज उस समय चीज़ें ऐसी थी कि जो डायर को जो थे ना, उसको सम्मानित किया गया, क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल के जो क्लर्जी थे उन्होंने इसको सम्मानित किया डायर को, एंड डिक्लेयरिंग ही वाज सिख, है ना। उसीलिए यहाँ पे रीज़न बिहाइंड दी इंटेंसिफिकेशन, इसकी वजह से यहाँ पे इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया इनको, मतलब रिफॉर्म मूवमेंट्स को लाया गया, ठीक है भाई। तो उधम सिंह ने जो 1940 में ख़त्म किया था, ठीक है, वो डायर को रिटायर हो गया था, जाके इंग्लैंड में ख़त्म किया था। कैट हमसे पूछा गया, कैट जाएगा 2, 3, 4, 5 ओनली। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग दी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देखो ये आ गया, खेड़ा की बात हो गई, अहमदाबाद की बात हो गई, चंपारण की बात हो गई। तो बताओ भाई, चलो अहमदाबाद मिल वर्कर भाई स्ट्राइक कब देखने को मिला था? ये भी 1918 में देखने को मिला था। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक दोनों 1918 में देखने को मिला था। और ये क्यों हुआ था? बिकॉज दे डिमांड अ राइज 50% इन देयर वेजेस, है ना। उनको क्या चाहिए? कॉटन जो मिल वर्कर थे, है ना, जो प्लेग बोनस था उसको डिसकंटिन्यू किया गया, उसकी वजह से यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे। इशू ऑफ व्हाट? इशू ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस, है ना। अनसुया साराभाई who was the president of the Ahmedabad Mill Owner Association supported the worker against the mill owner। के सही है?
बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो अनुसुईया साराभाई थी ना, वो एक सोशल वर्कर थी और सिस्टर थी अंबाला साराभाई की। ठीक है, अनुसुईया साराभाई जो थी वो प्रेसिडेंट नहीं थी, इनकी जो बहन थी जिसका नाम था अंबाला साराभाई, वो इसकी ओनर थी। तो पहला तो इनकट हो जाएगा। गांधी आस्क्ड द वर्कर टू गो ऑन अ स्ट्राइक एंड डिमांड अ 50% इंक्रीज इन द वेज इंस्टेड ऑफ 20%। बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा लगेगा, बट इन्होंने बोला कि ये 35% करो, 50 के जो आप चाह रहे हो उसको, ठीक है, नॉट 20%। द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वॉज ऑल्सो द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अंडरटेकन बाय गांधी टू स्ट्रेंथन द वर्कर रेजोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, पहली बार जो फास्ट अनटू डेथ था वो इनके लिए गांधी जी ने लिया था। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा हमसे 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू राउलेट एक्ट। क्वेश्चन 28 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राउलेट एक्ट। हमको बात किसकी करनी है? राउलेट एक्ट की बात करनी है। इंडियंस कुड बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट इफ सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिसऑर्डर टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट के, बस सीरियशन मतलब देश द्रोह कोई आदमी सोच रहा है बस उसको ऐसे अरेस्ट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज ऑथराइज टू इम्प्रिजन एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म अप टू 2 years विदाउट अ ट्रायल। बिल्कुल सही बात है यार, 2 साल तक बिना ट्रायल के उसको जेल में बंद कर सकता है, बस सस्पिशन है तब उसी के मुकाबले। तो एक तरह से ड्रैकोनियन एक्ट था ये, है ना। तो ये दूसरा है और ये तीसरा है। राउलेट एक्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915। ना भाई ना, इसको रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 के नाम से जाना जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन 29 है, लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार क्वेश्चन आता ही है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड से, नहीं तो मॉडल मेंटो से, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। द गवर्नर जनरल रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द रिजर्व सब्जेक्ट इन द प्रोविंस। जो रिजर्व सब्जेक्ट था उस पर किसका कंट्रोल था भाई? गवर्नर जनरल कंट्रोल था क्या? बिल्कुल सही बात है, ठीक। The Legislative Council could not initiate in legislation without the prior permission of the governor। बिल्कुल सही बात है, जब तक गवर्नर परमिशन ना करे आप इनिशिएट नहीं कर सकते कोई सा भी लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। डायआर्की वॉज इंट्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, जो डायआर्की है, डायआर्की मतलब रूल ऑफ 2, है ना, मतलब एक रिजर्व, एक है ना, डायआर्की मतलब रूल ऑफ 2। 2 सब्जेक्ट थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट था, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट को हमारे पास गवर्नर देखेगा थ्रू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय द मिनिस्टर्स जो कि इलेक्ट है वहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझना। डायआर्की इंट्रोड्यूस एट दी प्रोविंस, आपसे पूछेगा तो आप बोलना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, डायआर्की एट प्रोविंशियल लेवल, तो आप बोलना इंट्रोड्यूस कब हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में, एंड एबोलिश कर दिया गया इसको इन 1935 में। 1935 में क्या किया? डायआर्की इंट्रोड्यूस कर दिया एट द सेंट्रल लेवल, इंट्रोड्यूस हुआ 1935 में, अभी तक चल रहा है यार। सेंट्रल लेवल पर डायआर्की है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। ठीक है, 2 करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 29 का आंसर हो जाएगा डी। तो ये हमने कवर किया क्वेश्चंस कहाँ से भाई? क्वेश्चंस जो कवर किए हैं वो टॉपिक है हमारे पास, है ना, इमरजेंसी ऑफ गांधी से वर्ल्ड इवेंट एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। तो एक प्रकार से हमने जो फेस कवर किया है ना, पिछले वाले में हमने जो फेस कवर किया था वो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्वेश्चन नहीं है, एनसीएम से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं मेनली हमारे पास 1909 से लेके 1920, मतलब सीडीएम से पहले तक, बिफोर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम। ठीक है।